सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे वस्त्र विज्ञान से संबंधित 22 प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे पीएसटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, DSSB, बीपीएससी टीचर, होम साइंस, इन सब में ये बार-बार रिपीट हुए हैं और इसके अलावा ये यूजी नेट जेआरएफ में भी पूछे जाते हैं। इस दृष्टिकोण से ये अति महत्वपूर्ण है। चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। इसमें हमने 22 बहुविकल्पी प्रश्नों को चुना है जो कि बार-बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, ऊन के रेशे बने होते हैं। ऑप्शन ए है प्रोटीन से, ऑप्शन बी है कार्बोज से, ऑप्शन सी है प्रोटीन और कार्बोज से, ऑप्शन डी है वसा से। तो हम सारे लोग जानते हैं कि ऊन के जो रेशे होते हैं वो किससे बने होते हैं? प्रोटीन से, क्योंकि ये कौन से रेशे होते हैं? प्राणिज रेशे होते हैं, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम ऊन वस्त्र निर्माण कला का आरंभ हुआ था। ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है इंग्लैंड में, ऑप्शन सी है रूस में, ऑप्शन डी है श्रीलंका में। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आपका सही होगा, क्योंकि सर्वप्रथम ऊन वस्त्र निर्माण कला का आरंभ कहाँ हुआ था? तो ये आपका इंग्लैंड में हुआ था, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, लामा ऊंट पाया जाता है। ऑप्शन ए है भारत में, ऑप्शन बी है अमेरिका में, ऑप्शन सी है पाकिस्तान में, ऑप्शन डी है चीन में। तो जो लामा ऊंट होता है वो अमेरिका में पाया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अल्पाका और विक्यूना पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है अमेरिका में, ऑप्शन बी है रूस में, ऑप्शन सी है पेरू में, ऑप्शन डी है श्रीलंका में। तो जो अल्पाका और विक्यूना होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके पेरू में पाए जाते हैं, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, होगेट ऊन कहा जाता है जो प्राप्त होता है किसके बालों से? ऑप्शन ए है 8 माह के भेड़ के, ऑप्शन बी है 12 से 14 माह के भेड़ से, ऑप्शन सी है मरे हुए भेड़ से, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो होगेट ऊन कही जाती है वो 12 से 14 माह की जो भेड़ होती है उससे प्राप्त होती है। जो 12 से 14 माह की भेड़ से प्राप्त होने वाला ऊन होता है उसको हम होगेट ऊन कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, टेगलॉक ऊन होता है। ऑप्शन ए है उत्तम श्रेणी का, ऑप्शन बी है मध्यम श्रेणी का, ऑप्शन सी है निम्न श्रेणी का, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो टेगलॉक ऊन होता है वो निम्न श्रेणी का ऊन होता है, इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, मेरिनो ऊन है। ऑप्शन ए है प्रथम श्रेणी की, ऑप्शन बी है द्वितीय श्रेणी की, ऑप्शन सी है तृतीय श्रेणी की, ऑप्शन डी है चतुर्थ श्रेणी की। तो जो मेरिनो ऊन होती है वो प्रथम श्रेणी की ऊन होती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वॉल्स्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं। ऑप्शन ए है छोटे ऊनी रेशों से, ऑप्शन बी है लंबे ऊनी रेशों से, ऑप्शन सी है छोटे कपास के रेशों से, ऑप्शन डी है लंबे कपास के रेशों से। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, जो वॉल्स्टेड ऊन होते हैं या वस्त्र होते हैं वो किससे तैयार किए जाते हैं? जो लंबे ऊनी रेशे होते हैं उनसे वॉल्स्टेड वस्त्र तैयार किए जाते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में ऊनी रेशों की सफाई की जाती है। ऑप्शन ए है NaOH के घोल से, ऑप्शन बी है H2SO4 के घोल से, ऑप्शन सी है बेंजीन के घोल से, ऑप्शन डी है साबुन और पानी से। तो जो कार्बोनाइजिंग प्रक्रिया में ऊनी रेशों की सफाई की जाती है उसमें H2SO4 के घोल का उपयोग किया जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, वस्त्रों की रानी कहा जाता है। ऑप्शन ए है रेशम को, ऑप्शन बी है कपास को, ऑप्शन सी है लिनन को, ऑप्शन डी है नायलॉन को। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आपका सही होगा। वस्त्रों की रानी हम किसको कहते हैं? रेशम को कहते हैं। अगला प्रश्न है, रेशम का जन्मदाता माना जाता है। ऑप्शन ए है भारत को, ऑप्शन बी है अमेरिका को, ऑप्शन सी है श्रीलंका को, ऑप्शन डी है चीन को। तो रेशम का जो जन्मदाता माना गया है वो किसको माना गया है? ऑप्शन डी आपका सही होगा, चीन को माना गया है।
अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन में पहला स्थान है। ऑप्शन ए है भारत का, ऑप्शन बी है पाकिस्तान का, ऑप्शन सी है जापान का, ऑप्शन डी है चीन का। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, रेशम उत्पादन में पहला स्थान किसका है? ऑप्शन सी है जापान का। अगला प्रश्न है, टसर रेशम का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए है कश्मीर में, ऑप्शन बी है माउंट आबू में, ऑप्शन सी है लद्दाख में, ऑप्शन डी है बंगाल और बिहार में। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी आपका सही होगा। जो टसर रेशम होता है उसका उत्पादन बंगाल और बिहार में होता है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े की किस अवस्था से रेशे प्राप्त किए जाते हैं? ऑप्शन ए है अंडे से, ऑप्शन बी है प्यूपा से, ऑप्शन सी है कीड़े से, ऑप्शन डी है लार्वा से। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, ऑप्शन बी आपका सही होगा। रेशम का कीड़ा जब प्यूपा की अवस्था में होता है तो रेशा प्राप्त करने के लिए प्यूपा की स्थिति में ही मार दिया जाता है, तब जाकर के रेशम की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न है, रेशम के कीड़े में मुख्य ग्रंथियों के 2 छिद्रों से निकलने वाला स्राव है। ऑप्शन ए है सेल्यूलोज और मोम, ऑप्शन बी है पेक्टिन और ग्लूटिनिन, ऑप्शन सी है सेरिनिन, सेरिसिन और फाइब्रिन, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा कि जो रेशम के कीड़े के मुख के ऊपर दो छिद्र होते हैं, ग्रंथि युक्त छिद्र होते हैं, उनसे जो स्राव निकलता है वो होता है सेरिशीन और फाइब्रिन। तो इसलिए सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, रेशमी वस्त्रों पर रंग पक्का चढ़ते हैं। ऑप्शन ए है व्हाइट रंग, ऑप्शन बी है क्षारी रंग, ऑप्शन सी है अम्लीय रंग, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो रेशमी वस्त्र होता है उस पे पक्के रंग चढ़ते हैं, कौन से? अम्लीय रंग। तो इसलिए ऑप्शन सी आपका सही होगा। रेशम क्या होता है? एक तरह का प्रोटीन तंतु होता है। प्रोटीन तंतु पे अम्लीय रंगों का लाभदायक प्रभाव पड़ता है, इसलिए इनको रंगने के लिए अम्लीय रंगों का प्रयोग करता है। जबकि जो सेल्यूलोजिक तंतु होते हैं उसके लिए अम्ल हानिकारक होते हैं, उनके ऊपर क्षारीय रंगों का प्रयोग करना लाभदायक होता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, रेशम के रेशों की सूक्ष्मदर्शी संरचना होती है या रचना होती है। ऑप्शन ए है सीढ़ी की तरह, ऑप्शन बी है घुमावदार ऐंठन युक्त, ऑप्शन सी है चिकने कोमल सीधी छड़ जैसे, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो रेशम का जो रेशा होता है उसको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसा दिखाई देता है? चिकने कोमल सीधी छड़ जैसा दिखाई देता है। तो इसलिए जो आपका ऑप्शन सी है वो आपका सही होगा। ऑप्शन सी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, अरंडी के पेड़ पर पलने वाले कीड़े के रेशम को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है टसर रेशम, ऑप्शन बी है एरी रेशम, ऑप्शन सी है मूंगा रेशम, ऑप्शन डी है जंगली रेशम। तो जो अरंडी के पेड़ पर पलने वाले रेशम के कीड़े होते हैं उनको एरी रेशम कहा जाता है। अरंडी के पेड़ पर पलने वाले कीड़े के रेशम को हम क्या कहते हैं? एरी रेशम कहते हैं। जो अरंडी के पेड़ पर पलने वाले कीड़े होते हैं वो जिस रेशम का निर्माण करते हैं उसको हम कौन सा रेशम कहते हैं? तो उसको हम लोग अरंडी रेशम कहते हैं और एरी रेशम कहते हैं, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। अरंडी के पेड़ पर पड़ने वाले कीड़े के रेशम को क्या कहा जाता है? एरी रेशम कहा जाता है, इसलिए बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मूंगा रेशम का रंग होता है। मूंगा रेशम का रंग होता है, ऑप्शन ए है सुनहरा पीला, ऑप्शन बी है लाल, ऑप्शन सी है सफेद, ऑप्शन डी है पीला। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, मूंगा रेशम का रंग कैसा होता है? सुनहरा पीला होता है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, कता हुआ रेशम से वस्त्र बनता है। ऑप्शन ए है उत्कृष्ट कोटि का, ऑप्शन बी है मध्यम कोटि का, ऑप्शन सी है निम्न कोटि का, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, आपका सी ऑप्शन सही होगा। कता हुआ जो रेशम होता है उससे जो वस्त्र बनता है वो निम्न कोटि का बनता है। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक रेशों में सबसे लंबा रेशा होता है। ऑप्शन ए है ऊन, ऑप्शन बी है कपास, ऑप्शन सी है लिनन, ऑप्शन डी है रेशम। इसमें जो आपका सही उत्तर होगा, सही उत्तर आपका ऑप्शन डी होगा, क्योंकि प्राकृतिक रेशों में सबसे अधिक लंबा रेशा किसका होता है? रेशम का होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, गोंद ढीला
करने के लिए ककून को डाला जाता है? ऑप्शन ए है खौलते हुए पानी में, ऑप्शन बी है ठंडे पानी में, ऑप्शन सी है उपरोक्त दोनों में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो गोंद को ढीला करने के लिए जो ककून होता है उसको किसमें डाला जाता है? खौलते हुए पानी में। इसलिए ऑप्शन ए आपका सही होगा। ये रही 22 प्रश्नों की श्रृंखला, जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये जो ऊन और रेशम से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्राणिज तंतु, ऊन और रेशम से, इसी के अंतर्गत आते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको बहुत ध्यान से करिएगा। आज की क्लास यहीं पे ख़त्म की जा रही है।